राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। और आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी जी जुड़ रहे हैं। प्रणाम सर। आज सर फेसबुक पे अखिलेश यादव जी ने लिखा है कि भाजपा ने हमारा भी वोट चोरी कर लिया, और कुंदरकी का जो है उन्होंने ब्यौरा दिया है कि इतना परसेंट हमारा वोट होता था और उपचुनाव में जो है भाजपा चोरी कर लिया। सर, जबकि मैं आपको बताऊं, जब कुंदरकी का उपचुनाव हो रहा था तो मैं कुंदरकी गया, और कुंदरकी में जब हमने सर माहौल देखा, और मतलब एक तो मुस्लिम बहुल सीट है, और कई लोगों से बात हुई, पूरा इलाका घूमे हम, तो मुझे याद है मैंने वहां से सीधे ना फोन किया था अपने संजय दीक्षित जी को, जयपुर डायलॉग्स वाले। मैंने सर कुंदरकी में है हम लोग, और कुंदरकी में तो ये माहौल है कि मतलब मुसलमान का बच्चा बच्चा जो है भाजपा भाजपा कर रहा है। तो उनको भी एक बार सहसा विश्वास नहीं हुआ। रिजल्ट आया, हाँ, तो हमें ऐसा लग रहा था, मुझे याद है मैंने कई सारे वीडियो किए थे कि 50, 60, 70 हजार की लीड से जीतेगी बीजेपी, जबकि जीती थी 1.25 लाख से ऊपर। कोई कोई थी नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी जनता ने जो है मन बना लिया था। उपचुनाव था और बहुत सारे कारण भी होते हैं अच्छा, वहां पे लोगों ने बताया कि अखिलेश यादव यहां पे जनसभा करने आ रहे थे, पर उनको जब माहौल बताया गया तो 10 किलोमीटर पहले लौट गए। कुंदरकी अखिलेश जी आए ही नहीं थे। वो अखिलेश जी आज ये बोल रहे हैं कि साहब भाजपा ने वोट चोरी कर लिया। और सर राहुल जी की क्या स्थिति है, और महाराष्ट्र में उनके साथ क्या हुआ, उनकी क्या तैयारी थी, क्या कितने सीरियस होके वो राजनीति करते हैं और कितने सीरियस होके आरोप लगाते हैं, ये सब हम देख ही रहे हैं। उनकी तुलना में मैं अखिलेश को कम से कम राहुल जी से बेहतर मानता हूं, कि वो राहुल से बेहतर, हालांकि वो भी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने एक आदमी को लगा दिया है, वो उनके ट्वीट करता रहता है, फेसबुक पोस्ट लिखता रहता है। वो भी 12 बजे सो के उठते हैं और 1 बजे कुछ लोगों से मिलते हैं, हो गई उनकी राजनीति। सर ये क्या विपक्ष की ये जो हताशा, और हताशा में आके विपक्ष जो ये उलझुल आरोप लगा के अपने अपनी राजनीति की इतिश्री मान ले रहा है, क्या कहेंगे ये विपक्ष की ये हताशा और इस प्रकार के मतलब चुनाव आयोग पर आक्षेप, क्या इनका मंतव्य क्या है, मतलब ये क्या चाहते हैं, क्या इससे आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए? केवल कुंदरकी की बात नहीं है बाबा जी। आप देखें अयोध्या की मिल्कीपुर में क्या हुआ। जी। मिल्कीपुर में जो अजीत प्रसाद थे, इनके अवधेश प्रसाद के बेटे, 60 से अधिक हजार मतों से उनकी पराजय हुई है। जी। और इस सीट से 2022 में अवधेश प्रसाद जीते थे। जी। उसके बाद जब 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ तो इनको अयोध्या की लोकसभा सीट से, फैजाबाद की लोकसभा सीट से मैदान में उतार दिया गया, वो जीत गए। और उसके बाद इनका क्या ड्रामा हुआ है? इनका ड्रामा ये हुआ था कि लोकसभा में पहली बार के चुने हुए सांसद को अग्रिम पंक्ति में लेकर के बैठे हुए थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, अग्रिम पंक्ति में। तब तक सीटों का विधिवत आवंटन हुआ नहीं था, उसका फायदा उठा रहे थे केवल बीजेपी को चिढ़ाने के लिए कि देखो उसको फैजाबाद सीट को अयोध्या की सीट कहकर के इन्होंने प्रचारित किया, लोकसभा सीट को, कि अयोध्या जहां भगवान राम का मंदिर बना है और जहां इतना भव्य और दिव्य आयोजन आप लोगों ने किया है जनवरी 2024 में ही,
वहां से भी समाजवादी पार्टी का जीता है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीता है। इतिहास ये कहता है कि जो फैजाबाद सीट है इससे कम्युनिस्ट पार्टी भी जीती है, भारतीय जनता पार्टी भी 3-4 बार जीती है, समाजवादी पार्टी भी जीतती रही है। उसका मिजाज कुछ ऐसा है कि 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ता है, 1-2 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को लीड मिलती रही है। इनमें अयोध्या की सीट भी है। बहरहाल उस पर ज्यादा जोर ना देते हुए हम मूल सवाल पर आते हैं कि अखिलेश यादव ने ये बयान अब क्यों दिया कुंदरकी को लेकर के। कुंदरकी में तो आप और हम सब जानते हैं, वहां 2 ऐसे कैंडिडेट फंस गए थे कि जो एक दूसरे को काट रहे थे और वहां कई फैक्टर काम कर रहे थे। और कुंदरकी का दर्द इनको इसलिए ज्यादा साल रहा है क्योंकि इनको लगता है कि इसके बहुत गलत मैसेज चले गए हैं। जिस बिरादरी के ऊपर, जिस समुदाय के ऊपर ये कूदते फांदते हैं और जिस पर ये दावेदारी करते हैं, उधर राहुल गांधी भी दावेदारी करते हैं, अगर उन्होंने ही इनको इनकी जगह दिखा दी। अच्छा, ये संभल वाला जो मामला है ये क्यों हुआ था? ये कुंदरकी की हार का नतीजा ही तो था, फ्रस्ट्रेशन ही तो था जो इस रूप में निकल करके सामने आया था। अब आते हैं बड़े सवाल पर कि राहुल गांधी महाराष्ट्र को लेकर के क्या कह रहे हैं, या राहुल गांधी बिहार की संभावित एक और हार से किस कदर डरे हुए हैं। वो बार बार कर्नाटक जाकर के, बेंगलुरु जाकर के प्रेजेंटेशन, लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन जिसको लाइव दिखाया जाता है मीडिया के एक बड़े पार्ट में, और जब चुनाव आयोग कहता है कि आप शपथ पत्र दीजिए और ये दस्तावेज संलग्न कर दीजिए, हम इसकी जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे, अगर कोई चुनाव अधिकारी भी फॉल्टी पाया गया तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे, तो ये डी के शिवकुमार को भेज देते हैं चुनाव आयोग और वो केवल एक सिंपल एप्लीकेशन देते हैं, सारे दस्तावेज नक्की भी नहीं करते हैं उसके साथ। कल ही शाम को चुनाव आयोग ने इनको फिर से नोटिस इशू किया डी के शिवकुमार को कि आप केवल एक लेटर दे करके गए हैं, डॉक्यूमेंट कहाँ है? हमने डॉक्यूमेंट मांगे थे, सत्यापित प्रतिलिपि मांगी थी, राहुल गांधी के हस्ताक्षरों वाली मांगी थी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया। तो ये अपने ही बुने जाल में फंस रहे हैं बुरी तरीके से। इनके पक्ष में जो 2 सीटों का चुनाव नतीजा आया है, शीशा मऊ का और करहल का, उसको लेकर के अखिलेश यादव ने कोई बयान क्यों नहीं दिया कि ये 2 सीटों का चुनाव हमने चुरा लिया? यानी जहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वो तो चुराया हुआ है, और जहां आप जीतेंगे वो चुराया हुआ नहीं है। ये क्या तर्क है? मैं एक और बात अपने शोज में आजकल कहता हूं, और बहुत ये सॉलिड तर्क है कि अगर मैच फिक्सिंग ही होती भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के बीच में, तो मुझे ये लोग इस बात का सीधा सा जवाब दे दें कि फिर प्रधानमंत्री का जो मार्जिन घट गया वाराणसी की जीत में, उसकी क्या जरूरत थी? जितना 2014-2019 में उनको मिला था उसके आसपास मैनेज कर लेते अगर मैच फिक्सिंग से ही सारे नतीजे आ रहे हैं। नंबर 2 जो मैं सवाल पूछता हूं इनसे और ये जवाब नहीं दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को क्या जरूरत थी 240 सीटों पर अटक करके रह जाने की? 272 तो कम से कम करवा ही सकते थे अगर चुनाव आयोग के साथ उनका मैच फिक्सिंग चल रहा है। उनको क्या जरूरत थी कि महाराष्ट्र में 30-31 सीटें जो हैं वो इनके इंडिया अलायंस के पास चली गई? क्या जरूरत थी? उत्तर प्रदेश में 37 सीटें समाजवादी पार्टी को क्यों दे दी चुनाव आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? जिस उत्तर प्रदेश ने 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत दिलाया, 2014 की बात करें तो 72 सीटें बीजेपी और उनके सहयोगियों को मिली थी, उसी वजह से 282 सीटों तक बीजेपी पहुंची थी। फिर 2019 में 64 सीटें मिली थी बीजेपी को और सहयोगियों को,
तब जाकर के 303 सीटों तक पहुंची थी बीजेपी अकेले दम पर। तो क्या जरूरत थी? अगर मैच फिक्सिंग ही चल रहा है तो फिर हिमाचल में भी जीतते, तेलंगाना में भी जीतते, कर्नाटक में भी जीतते, पश्चिम बंगाल में भी जीतते। उड़ीसा में इतना इंतजार क्यों करना पड़ा कि अब जाकर के वहां अपनी सरकार बना पाए? या बीच में 2018 में राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार क्यों बनने देते अगर मैच फिक्सिंग ही हो रही है तो? बाबा जी, ये समझने की जरूरत है। इनकी समझ में ये बात आ चुकी है कि चुनाव के मैदान में नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी लीड बीजेपी और एनडीए अलायंस को अब हराना और सत्ता से बाहर करना बिल्कुल भी आसान नहीं रह गया। मैं असंभव नहीं कहूंगा, राजनीति में कुछ असंभव नहीं होता है, लेकिन बहुत मुश्किल काम हो गया है। और पहलगाम की घटना के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद तो जो मोदी जी की लोकप्रियता है और जो साख है, जो क्रेडिबिलिटी है, बाकी का तो छोड़ दीजिए। कल रक्षाबंधन था, उसकी कुछ तस्वीरें आई हैं और बहुत ही मार्मिक तस्वीरें हैं। बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं जो राखी बांधने के बाद प्रधानमंत्री से प्यार प्रदर्शित कर रही हैं। मैंने एक ट्वीट भी किया है, ये देखिए आप, मैं दर्शकों को दिखा देता हूं। ये बच्ची प्रधानमंत्री को किस तरीके से प्यार कर रही है। एक दूसरा चित्र मैंने जो दिया है वो ये है, एक बच्ची है जो अपना हाथ ऐसे करके और एक दिल बना रही है प्रधानमंत्री के साथ। जब इतनी छोटी उम्र के बच्चे, जैसे घर में नहीं होता है दादा के साथ या दादू के साथ एक रिलेशनशिप होती है बच्चों की, एक स्नेह होता है, एक विश्वास होता है। अगर माँ बाप भी डांट रहे हैं तो बच्चा भाग करके दादू के पास आ जाएगा कि यहाँ संरक्षण मिलेगा हमें। ये हैं जो हमारे माता पिता को भी डांट सकते हैं। तो आज नरेंद्र मोदी की छवि ये हो गई है और उन्होंने समाज में, घरों में, देश में, विदेश में ये छवि बना ली है। एक्चुअल में ये लोग डरे हुए हैं। और जो राहुल गांधी लगातार ये बात कहते रहे कि केरोसिन का तेल छिड़क दिया है, बस दिया सलाई दिखाने की जरूरत है। मुझे ये बताइए साहब, ये लंदन में बैठते हैं, जाकर के वाशिंगटन में बैठते हैं, वहाँ अलग अलग प्रोग्राम्स इनके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बड़ा भारी किराया भर करके। ओवरसीज कांग्रेस के सैम पेट्रोडार, कुछ दूसरे लोग लगे हुए हैं, और ये विदेशी धरती में जाकर के बैठ करके ये कहते हैं कि मुझे संसद में नहीं बोलने दिया जाता। ये कहते हैं कि मीडिया जो है वो जर खरीद गुलाम हो गया है नरेंद्र मोदी का। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जुडिशियरी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। ये कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो मैच फिक्सिंग किए बैठा है। अगर चुनाव आयोग मैच फिक्सिंग किए बैठा है तो आप करीब 4 लाख मतों के अंतर से रायबरेली और वायनाड से कैसे जीत गए? आपकी बहन जी वायनाड से कैसे जीत गई? और जो स्मृति ईरानी 2019 में अमेठी में आपको करीब करीब 55,000 वोटों से हरा करके पार्लियामेंट पहुंची और फिर मंत्री बनी, वो 2024 के चुनाव में अमेठी से कैसे हार गई? इनका जवाब है क्या इन लोगों के पास में? तो इनको सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलानी है। ये समझ चुके हैं कि 2029 भी अब इनकी पकड़ से बाहर निकल चुका है, क्योंकि 2029 तक तो डिलिमिटेशन हो चुका होगा, महिलाओं को 33% आरक्षण मिल चुका होगा और दूसरे बहुत काम हो चुके होंगे। प्रधान 2024 के जनादेश मिलने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद देश से कह चुके हैं। शायद इनकी जो सुनने की क्षमता है वो कमजोर है। उन्होंने देशवासियों से कहा था कि बहुत बड़े बड़े फैसलों के लिए तैयार रहिए। तो इनको तो ये लग रहा था ना कि 240 की इस समय जो है स्ट्रेंथ है बीजेपी की, ये तो कमजोर सरकार है, ये तो दूसरों की बैसाखियों पर चल रही है, वो बैसाखी हम कभी भी हटवा देंगे और ये भर भरा करके गिर जाएगी। लेकिन वक्फ जैसे बिल, जिनको हाई रिस्क जोन में कहा जा सकता है, जब वो धड़ल्ले के साथ दोनों सदनों से पारित करा करके
कानून बनवा सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा सर, ये राहुल गांधी दिल्ली में एक अपने नए मकान में शिफ्ट हुए हैं, कोई 5 सुनहरी बाग करके उनका नया मकान का एड्रेस है। वहां पे उन्होंने परसों जो है हाउस वार्मिंग पार्टी की और विपक्ष के इंडिया अलायंस के 50 नेताओं को लगभग उस गृह प्रवेश की पार्टी में आमंत्रित किया गया और वहां कोई इन्होंने गुप्त मीटिंग की। उसमें उद्धव भाऊ ठाकरे और उनके बेटे को भी बुलाया गया, परंतु सबसे आखिरी वाले, सबसे कोने में सीट, सबसे पीछे वाली सीट पे बैठाया गया। जबकि जब तक इनके पिताजी जीवित थे और तब तक इनके घर का और इनके राजनीति का वो जलवा था कि ये अपना घर छोड़ के कहीं निकलते ही नहीं थे। जिसको भी मिलना होता था, देश का बड़े से बड़ा नेता भी इनसे आकर इनके घर पे मिलता था, ये कभी किसी से मिलने नहीं जाते थे। और आज इनकी ये दशा हो गई है कि ये राहुल गांधी से मिलने जाते हैं तो सबसे कोने वाली अंतिम सीट पे इनको बैठाया जा रहा है। जबकि ये और इनके पिताजी हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकॉन, हिंदू हृदय सम्राट महाराष्ट्र के हुआ करते थे। तो इनकी जो दुर्दशा हो रही है इंडिया अलायंस में, इसके बावजूद ये जो पड़े हुए हैं, और एक तरफ से ये भाजपा से भी फीलर्स भेजते रहते हैं, भाजपा से भी इनकी गुप्त वार्ताएं चलती रहती हैं। इस पे आप क्या कहेंगे सर कि क्या है ये जो राजनीति है? देखिए, वो पीछे बैठे थे या बैठाए गए थे ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो कुछ संकेत दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका रहा है, विधानसभा चुनाव की ही मैं बात करता हूँ, लोकसभा चुनाव में तो एक वेव थी और उसमें जो दुष्प्रचार किया गया था कि 400 सीटें ये क्यों मांग रहे हैं, संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे, उसका असर कई राज्यों में रहा, महाराष्ट्र में भी। लेकिन विधानसभा चुनाव में इन तीनों की मिलकर के, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, इन तीनों की मिलकर के 50 सीटें नहीं पहुंच पाई। और इनमें भी सबसे बड़ा दल अगर कोई उभरा तो वो उद्धव ठाकरे, 20 सीटें उनको मिली विधानसभा की। बाकी कांग्रेस को शायद 16 सीटें मिली हैं और एनसीपी को 10 सीटें मिली हैं। तो इनका तो वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है सबका। और उद्धव ठाकरे जो फिलर भेजने की बात आप कर रहे हैं, संकेत भेजने की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों किसी होटल में देवेंद्र फडणवीस से मिले थे आदित्य ठाकरे, ये भी खबर आई है। और एक खबर ये भी आई है कि विधान परिषद के जो सभापति, उप सभापति हैं, उनके रूम में भी उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस, आदित्य ठाकरे के बीच में करीब 40 मिनट की बातचीत हुई थी। और ओपनली जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थे, जब उनका विदाई समारोह हो रहा था, तो ओपनली कह दिया था देवेंद्र फडणवीस ने कि 2029 तक हमारे तो विपक्ष में आने की कोई संभावना नहीं है उद्धव जी, आप इस तरफ आ सकते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि क्या शरद पवार और कांग्रेस अब कंफर्टेबल हैं उद्धव ठाकरे के साथ? जवाब है नहीं। और इसकी वजह है, इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि उद्धव ठाकरे महत्वाकांक्षी हो चले हैं। अभी तक विधान परिषद में एकमात्र संवैधानिक पद नेता प्रतिपक्ष का इनके पास था, उसकी विदाई हो गई, उसका कार्यकाल खत्म हो गया, तो अब इनका वहां पर नेता प्रतिपक्ष बनेगा नहीं। जब ये मुख्यमंत्री थे तो तब ये सब हो गया था, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। विधानसभा में चूंकि ये इन तीनों में सबसे बड़े दल हैं, 20 सीटें इनकी आई थी, 16 सीटें कांग्रेस की थी और 10 सीटें एनसीपी की थी, तो एनसीपी और कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बनाने के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी को लिखित में चिट्ठी नहीं दे रहे हैं।
तो वो वहां फ्रस्ट्रेटेड है। देवेंद्र फडणवीस से भी उनकी मुलाकातों के पीछे यही था कि भाई ये नेता प्रतिपक्ष के पद पर तो हमारा दावा बनता है, इन तीनों में से किसी का भी नहीं बनता, और अगर तीनों मिल जाते हैं तो किसी एक का हो जाएगा, वो भी अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे और विधानसभा अध्यक्ष चाहेंगे। वरना जैसे लोकसभा में 2014 और 2019 में रहा कि नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं था, संसदीय दल के नेता को ही मान लिया गया था, और जो औपचारिकताएं होती हैं अलग अलग जगहों पर उनमें उनको बुलाया जाता था, वैसा भी हो जाएगा। अब आते हैं इस पर कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का क्या हाल है इस समय। तो पार्टी छिन गई है, सिंबल छिन गया है, मुख्यमंत्री का पद तो 2.5 साल पहले ही छिन गया था। जिसकी पार्टी टूट गई हो, बिखर गई हो, और जो बाला साहब ठाकरे के समय भी, वैसे मैं आपको बाबा जी बता दूं, पूरे प्रदेश की पार्टी तो ये कभी भी नहीं रही। कुछ कुछ पॉकेट्स में इनका असर था, मुंबई में, ठाणे में, कोंकण में, कुछ दूसरे इलाकों में, बाकी पूरे प्रदेश की पार्टी शिवसेना वहां कभी भी नहीं रही। ये बीजेपी के सहयोग से ही मुरली अपने मनोहर जोशी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, फिर नारायण राणे को कुछ समय के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, बाद में मनोहर जोशी लोकसभा में स्पीकर हो गए थे जब अटल जी प्रधानमंत्री थे जी। तो कहने का आशय ये है कि ये इस समय सबसे वीक पॉइंट पर खड़े हैं, और ये जो इनसिक्योरिटी है यही वजह है कि जिन राज ठाकरे से ये 20 साल से संबंध तोड़े हुए थे जी, उनसे भी इन्होंने हाथ मिला लिया, ताकि जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं उसमें कम से कम जो स्पष्ट दीवारों पर लिखी हुई हार दिखाई दे रही है, कुछ तो सम्मानजनक स्कोर कर सकें। अगर ये मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी इनके हाथ से निकल गया तो उसके बाद तो कटोरा ही हाथ में आने की स्थिति हो जाएगी, कहीं कोई कमाई का जरिया नहीं बचेगा। ये जो ठेकों में और तमाम दूसरी चीजों में, और ये जो बुलडोजर दिखा करके कंगना रनौत के घर पर चलवा दिया था इन्होंने, जो इनकी दादागिरी और गुंडागर्दी चलती है वहां पर, वो इसलिए चलती है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर इनका कब्जा रहा है। तो वहां भी अगर इनका कब्जा चला गया, जिसकी उम्मीद लग रही है इस बार, क्योंकि पिछले चुनाव में भी बीजेपी को 82 सीटें मिली थी, इनको 84 सीटें मिली थी, तो बीजेपी ने कह दिया था कि भाई हम दावा नहीं कर रहे हैं मेयर पद पर, आप अपना ही बना लो, क्योंकि उस समय ऊपर सरकार में ये साथ थे। इस बार तो वो भी सूरत दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, सीटों को लेकर के विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी जूतों में दाल बटी है। अब अगर मुंबई नगर निगम चुनाव में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तीनों दल अलग चुनाव लड़ते हुए दिखाई दें। तो इस समय टसलबाजी चल रही है, मतभेद चल रहे हैं। बहुत संभव है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे इनके बुलावे पर पहुंच तो गए हों, पर अनमने से मन से और थोड़ा नाराजगी का भी इजहार करने के लिए खुद ही पीछे बैठ गए। जी, तो सर कुल मिला के जो बिहार का जो माहौल है, वहां तो मेरी कई लोगों से बात होती है, मैं खुद भी वैसे बिहार जा रहा हूं, पर अभी तक जो फीलर्स मिल रहे हैं वहां पे तो इंडिया अलायंस, इनका जो महागठबंधन है वो बुरी तरह हारने जा रहा है, और वहां पे भाजपा और जेडीयू और चिराग पासवान के गठबंधन को स्पष्ट बढ़त हासिल है। और ये अभी से ये मान के चल रहे हैं कि चूंकि हमने बिहार हारना है इसलिए पहले ही बहाना तैयार रखो, जिससे कि काडर जो है डिमोरलाइज ना हो, मतदाता डिमोरलाइज ना हो। तो ये मान ले हम कि ये बिहार हारने जा रहे हैं, इसलिए उसकी ये भूमिका बना रहे हैं, और अखिलेश यादव को भी अपनी स्थिति अच्छी तरह पता लग गई है। देखिए, बात ऐसी है कि जब आप नाटक नौटंकी करने पर, पाखंडपूर्ण तरीके से झूठ बोलने पर आमादा हो जाए, इस तरह के प्रेजेंटेशन आप देना शुरू कर दें, मीडिया को मैनेज करना शुरू कर दें, चुनाव अधिकारी और कर्मचारियों को धमकाना शुरू कर दें कि आप रिटायर भी हो जाएंगे, विदेश भी भाग जाएंगे, तो जब हम सरकार में आएंगे तो ढूंढ निकालेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे।
ये सब ये क्या शो करता है? अगर आप आश्वस्त होते, विश्वस्त होते कि आप आ रहे हैं इजीली, तो तब ये बौखलाहट दिखाने की जरूरत थोड़ा है, ये पेशबंदी करने की जरूरत थोड़ा है। एक भूमिका बना करके अभी से चुनाव आयोग के खिलाफ पाला खींच करके लड़ने की जरूरत थोड़ा, उनको धमकाने की जरूरत थोड़ा है। तो ये तो सबको दिखाई दे रहा है कि बिहार में भी वही होने जा रहा है इनके साथ जो हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस को कितनी मिली हैं? 6 सीटें। कोई हिंदू जीता है क्या? एक भी नहीं। 6 के 6 मुसलमान जीत करके आए। तीसरी बार भी अगर ये हरियाणा में सत्ता में वापसी नहीं कर पाए और 37 सीटों पर अटक करके रह गए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी। और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में आप बढ़त हासिल करने के बावजूद 48 में से 30 सीटें इन तीनों गठबंधन सहयोगियों ने जीती थी, और एक वो सांगली वाली सीट वसंत दादा पाटिल के पोते वो जीत करके आ गए थे निर्दलीय, क्योंकि उनको इन्होंने टिकट नहीं दिया था, तो वो इंडिपेंडेंटली जीत करके आ गए। तो 31 सीटें आपको 48 सीटों में से मिल गई। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? ये तो खुद उद्धव ठाकरे स्वीकार कर चुके हैं कि वो जो हमारे दिमाग में फितूर बैठ गया था कि हम तो जीतने ही जा रहे हैं, 31 सीटें हमने जीत ली लोकसभा चुनाव में, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था, और ये जो आखिरी टाइम तक भी हमें ये पता नहीं था, ये उद्धव ठाकरे के बयान है साहब, आखिरी टाइम तक भी हमें ये पता नहीं था जब चुनाव प्रचार शुरू हो गया था कि जिस क्षेत्र में हम चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं उस क्षेत्र में हमारी पार्टी का कैंडिडेट उतरेगा, एनसीपी का उतरेगा या कांग्रेस का उतरेगा। तो जहां समन्वय ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, और एक दूसरे की काट चल रही हो, तो वहां तो यही नतीजा होगा ना अल्टीमेटली। और सबको ये पता था कि साहब 2019 में उद्धव ठाकरे ने डिच किया था, केवल भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस को नहीं सत्ता में आने से रोकने के लिए, महाराष्ट्र की जनता का जो जनादेश था उसको डिच किया था। क्योंकि जनादेश तो ये था कि भाई भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर के सरकार बनाए। इन्होंने दो हारी हुई, ठुकराई हुई पार्टियों के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो लोगों को देखिए, इस देश की जनता बहुत शार्प है, बहुत क्लियर है। उसको आप कह सकते हो कि स्मृति दोष की शिकार है, लेकिन जब समय आता है वो जगह दिखा देती है अच्छों को। तो 2019 का बदला 2024 के विधानसभा चुनाव में ब्याज समेत चुकता किया उन्होंने। अच्छा, झारखंड में कांग्रेस पार्टी को कितनी मिली साहब? शायद 16 या 18 सीटें मिली, और वहां पर जबरन सरकार में घुसे हुए हैं, जैसे तमिलनाडु में घुसे हुए हैं बेशर्मी के साथ। दिल्ली में तो खाता ही नहीं खुला, छठा चुनाव है ये। 2013 में खाता नहीं खुला, 2015 में नहीं खुला, 2014 के लोकसभा चुनाव में, हाँ 2013 नहीं, 2014 सभा चुनाव, 2015 विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, 2020 विधानसभा चुनाव, फिर दोनों लोकसभा 2024 और विधानसभा 2025, एक सीट कांग्रेस की नहीं आई। एक और बात मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूं, आपका प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 1977 के बाद से सत्ता में नहीं जी, बिहार में 1990 के बाद से सत्ता में नहीं, उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद से सत्ता में नहीं, उड़ीसा में 2000 के बाद से सत्ता में नहीं, और तमिलनाडु में तो 60 के दशक में इनकी सरकार बनी होगी, तब से सत्ता में नहीं है ये। और ये मैंने केवल बड़े राज्यों का उल्लेख किया है बाबा जी, ऐसे तो कई राज्य हैं जहां 15-15 साल भाजपा की सरकार रही, 10-10 साल सरकार रही बीजेपी की, और ये सत्ता में नहीं आए। ये जो ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, 1984 में केरल की एक विधानसभा क्षेत्र में पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ। बाद में जो चुनाव नतीजा आया उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया कि भाई अभी इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न है।
फिर 98-99 में कुछ लोकसभा क्षेत्रों में और कुछ विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराए गए, प्रयोग सफल रहा। ईवीएम से पहली बार चुनाव 2004 में कराए गए पूरे देश में, और 2004 में अटल जी तो बाहर चले गए थे सत्ता से और कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। तो तब आपने ईवीएम के चरित्र में कमियां क्यों नहीं निकाली और चुनाव आयोग पर फबतियां क्यों नहीं कसी? जब हिमाचल में सरकार बनती है तो चुनाव आयोग भी ठीक, ईवीएम भी ठीक, कर्नाटक में बनती है तो दोनों ठीक, तेलंगाना में बनती है तो बिल्कुल ठीक, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा जीत करके आती हैं तो कोई खोट नहीं ईवीएम में भी, चुनाव आयोग में भी। जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी स्टेट में जीतती है तो चुनाव आयोग के कर्मचारी अधिकारियों को भी ढूंढ ढूंढ करके पीटेंगे। मतदाता सूचियों में भी खराबी, ईवीएम में भी खराबी। भाई लोगों को बेवकूफ समझ रखा है क्या आपने? क्या समझ रखा है? जो आपकी अपनी विफलता है। दूसरी बात यह है कि 2014 में ईवीएम से वोट पड़े, इनकी सरकार बनी। 2009 में ईवीएम से वोट पड़े, इन्हीं की सरकार बनी। 2014 में ईवीएम से ही वोट पड़े और कांग्रेस कहां चली गई? 44 सीटों पर। तब ईवीएम में तमाम तरह के दोष हो गए। और जिस समय 2014 का चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री कौन था? केंद्र में सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुए थे। और जो उस समय संपत साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, 2012 में उनकी नियुक्ति सोनिया गांधी ने की थी और दोनों चुनाव आयुक्त भी कांग्रेस के ही लगाए हुए थे। तो आपकी रिजिम में, आपकी सरकार में, आपका प्रधानमंत्री रहते हुए अगर 2014 के लोकसभा चुनाव में आप 44 सीटों पर सिमट गए, तो आप अब कौन से मुंह से सवाल उठा रहे हैं? अब कौन से परिवर्तन हो गए? और अगर हो गए हैं तो चुनाव आयोग तो कह रहा है ना, आप एक शपथ पत्र दीजिए और जितने दस्तावेज हैं जिनको आप जाली बता रहे हो वो सब जमा कर दीजिए। तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है दस्तखत करने की और एफिडेविट दाखिल करने की। तो ये नंग नाच चलता रहेगा, इसके लिए देश को तैयार रहना चाहिए। ये अराजकता फैलाएंगे, जमकर फैलाएंगे। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज है आप लोगों से। डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस और तमाम ताकतें फिर से सक्रिय होंगी, फिर से फंडिंग होनी शुरू हो जाएगी, फिर से तरह तरह के आंदोलन देश में छेड़े जाएंगे। उसके लिए देश को तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, इस इनकी अराजकता के से देश को चौकन्ना रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। सर, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं सर किसी नए टॉपिक से। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।